हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब। मुझे उम्मीद है कि मेरे समस्त भ्राता और बहन बहुत अच्छी से अपनी तैयारी को एक नया आयाम दे रहे होंगे। तो आज उसी श्रृंखला में आज एक नए एपिसोड के साथ आपके समक्ष उपस्थित हो रहा हूँ। और ये नया एपिसोड लगभग आपके जैसे बोलते हैं ना कि पढ़ाई की प्रक्रिया में या किसी भी प्रक्रिया में एक इंसान का एक अहम रोल होता है, उसी प्रकार से जिस सब्जेक्ट की आज शुरुआत करने जा रहे हैं, यह सब्जेक्ट एक अहम रोल प्ले करता है हिंदी बेल्ट एरियाज़ में। यूपी हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, एमपी हो गया, उत्तराखंड हो गया, ये सारे स्टेट जहाँ भी हिंदी बेल्ट हैं, इस हिंदी बेल्ट में हिंदी का वर्चस्व बहुत है। लेकिन आपसे मैं सच बताऊं दोस्तों, हिंदी तो मेरे हिसाब से एक निर्मल भाषा है। हिंदी हिंदुस्तान की आन बान शान है, क्योंकि ये हिंदी ही है जिसने मुझे आज़ादी का राह दिखाया। हिंदी राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने का बहुत बड़ा आधार थी राष्ट्रवादी आंदोलन में। जब आपको इतिहास में इसकी दशा और दिशा पे बात किया जाएगा तो हिंदी का बहुत बड़ा योगदान था। हिंदी में पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से बहुत बड़ा योगदान दिया गया था राष्ट्र को एकीकृत करने के लिए, इंटीग्रेटेड करने के लिए, तभी जाकर के हमारा नेशनल मूवमेंट सफल हो पाया था। तो आज उसी हिंदी को हम लोग सफल करने के लिए, मतलब हिंदी को अपने लाइफ को सफल करने के लिए हिंदी का हम लोग आज आधारशिला रखने जा रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग हिंदी से पहले से परिचित होंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा परिचय संक्षिप्त देना चाहूँगा कि हिंदी का दो श्रृंखला होती है। एक श्रृंखला के तहत हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ते हैं और दूसरी श्रृंखला के तहत साहित्य पढ़ते हैं। लेकिन जो हमारे एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा वेटेज होता है वो व्याकरण का होता है और एक भाग साहित्य का होता है। दोस्तों, आपसे मैं सच बताऊं, जैसे सुपर टेट में पिछली बार एक विवादित क्वेश्चन था, मत्स्येंद्र नाथ वाला प्रश्न था, वो विवादित था क्योंकि वो साहित्य का पार्ट था। तो ऐसा नहीं कि साहित्य पूरी तरह से नज़रअंदाज करके चलना है, लेकिन एक मैं वादा ज़रूर करूँगा कि साहित्य ऐसे पढ़ाऊँगा आपको कि साहित्य के फैक्ट होते ही नहीं हैं। जिस प्रकार इतिहास में आप लोगों ने पढ़ा, आपको लगा कि इतिहास फैक्ट्स पर बेस्ड है, उस फैक्ट्स को समाप्त किया, इसलिए आपको साहित्य भी लगेगा कि यार इतने रचनाकार का नाम याद रखना है, नहीं रखना है ना। उसको रखने का तरीका, उस समय की स्थिति को हम आपके सामने प्रदर्शित करेंगे और उस स्थिति के आधार पर हम दिखाएंगे कि कैसी रचना लिखी जाएगी। अब बताइए मेरे को कि भारतेंदु हरिश्चंद्र 1857 में, अर्थात 1850 से भारत में आधुनिक काल की शुरुआत होती है। हिंदी साहित्य के अंतर्गत मैं बात कर रहा हूँ। साहित्य में आधुनिक काल की शुरुआत 1815 से होता है और जब 1850 से होता है तो 1850 में सोचिए ना, 1857 का विद्रोह इतिहास में होने वाला था। तो उस समय की परिस्थितियाँ जैसी होगी तो उस समय का साहित्यकार अपनी काव्य कृतियों के माध्यम से किस प्रकार से समाज को एकीकृत करने का प्रयास करेगा। आपको तो यहाँ समझना पड़ेगा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र अपने नाटक भारत दुर्दशा के माध्यम से अंग्रेजों के भारत में शोषण के प्रतिबिंब को प्रदर्शित कर रहे थे भारतवासियों के समक्ष। तो इसलिए उस दशा में वैसी लिखी जाएगी। तो जब हमको पता रहेगा ना तो भारतेंदु जी का नाटक ऐसे ही याद हो जाएगा। इसलिए थोड़ा सिचुएशंस, बैकग्राउंड क्रिएट करेंगे तो याद हो जाएगा। अब जैसे राम की शक्ति पूजा तुलसीदास द्वारा रचित है, बिहारी की सतसई है, सतसई में 700 आपको पंक्तियाँ मिलेंगे, 700 काव्य की संग्रह मिलेंगे। तो ये सारा चीज़ पढ़ना है हमको ना। अब जैसे हम सिद्ध साहित्य से टॉपिक की साहित्य की शुरुआत होती है, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, और इसी के बाद हम लोग शुरू कर देते हैं वीर गाथा काल से टॉपिक की शुरुआत होती है। फिर ऐसे टॉपिक को हमको पढ़ना है। वीर गाथा काल पढ़ना है आपको, भक्ति काल पढ़ना है, रीति काल पढ़ना है, ये सारा चीज़ तो पढ़ना है। ये सब बहुत आसान टॉपिक्स है, ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। तो आज से हम व्याकरण की शुरुआत करेंगे और व्याकरण खंड में आपको आज मैं सबसे पहले एक ऐसे टॉपिक की शुरुआत करूंगा जिससे आप लोग पूर्णतः परिचित होंगे पहले से ही। इसलिए वह टॉपिक्स कुछ और नहीं होगा, वह टॉपिक्स हमारे लिए होगा वर्णमाला। तो दोस्तों, आज से हम टॉपिक की शुरुआत करेंगे वर्णमाला।
वर्णमाला। अब समझना वर्णमाला कहते किसे हैं, वर्णमाला क्या है, वर्णमाला किन किन स्वरूपों से युक्त है, कैसे इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखो दोस्तों मैं बता दूं, सुपर टेट BEO RO में वर्णमाला टॉपिक है ही नहीं। ठीक, अब समझना सुपर टेट हो गया, BEO हो गया, और जो अभी वीडियो का एग्ज़ाम होने जा रहा है उसके लिए सब अहम रोल प्ले करेगा। टेट सीटेट जो भी एग्ज़ाम हो रहा है, सीटेट का भी शायद नोटिफिकेशन आने ही वाला है, टेट का भी नोटिफिकेशन आने वाला है, और अगले 3 से 4 महीने में आपको सुपर टेट की वैकेंसीज भी आने वाली है। इसलिए टॉपिक्स को जी करके पढ़ लो, ये मौका बार बार नहीं आएगा। ठीक है ना। मुझे पता है कि अभी आप लोग अंधेरी रात से जूझ रहे हैं, लेकिन दोस्तों एक कहावत है ना कि हर अंधेरी रात के बाद उजाला अवश्य हुआ है और होता है। और वो उस उजाला कैसे होता है, सूर्य अपने धवल किरणों से इस अंधकार को समाप्त करता है और एक सुबह रूपी बेला का उद्भव करता है। तो अवश्य ही आपकी लाइफ में उजाला अवश्य आएगा, सूर्य कोई ना कोई बन के आएगा। तो हो सकता हो वह सूर्य आपके माता पिता हों, आपके गुरु हों, आपके बड़े भ्राता हों, आपके घर की कोई भी हो सकता है फैमिली मेम्बर। मुझे पता है कि किसी को पढ़ने की ज़्यादा इच्छा नहीं करती है, अगर करती भी है तो ज्ञान प्राप्ति के लिए तो नहीं करती है, ये भी सच है। तो पढ़ती तो किस चीज़ के लिए पढ़ती है? स्वार्थ है ना कि मुझे सक्सेस चाहिए। तो हर चीज़ स्वार्थ से जुड़ा हुआ है। आज इस दुनिया का 99% रिलेशन स्वार्थ से जुड़ा हुआ है। अगर ये स्वार्थ नहीं होता तो जो भी एकजुटता है, वैश्विक एकजुटता, यह समाप्त हो जाती। आज अमेरिका के साथ मेरा संबंध क्यों अच्छा है? स्वार्थ है। आज मेरे रिलेटिव के साथ मेरा संबंध क्यों अच्छा है? स्वार्थ है। इसलिए अगर आपको कोई फ़ोन कर दे, कॉल कर दे, मैसेज से पूछ ले, अगर आप उसे समझेंगे कि वह ज़रूरत है तो वह ज़रूरत नहीं, वो मतलब है। इस चीज़ों को अपने आँखों से देखने की कोशिश करिए। तो स्वार्थ के लिए ही तो हम पढ़ रहे हैं कि हमें सक्सेस चाहिए, तो सक्सेस के लिए भी स्वार्थी बनिए। इसलिए आज के समय में स्वार्थी वर्ड खराब सेंस में नहीं है, संबंधों को बहुत जोड़ के रखने वाला एक अर्थ है यह। तो आइए वर्णमाला की हम शुरुआत करें। अब बहुत आपको मैंने मोटिवेट किया। देखिए वर्णमाला, सबसे पहले बेसिक चीज़ों को इसकी हम शुरुआत करेंगे आज से। वर्णमाला क्या होती है और वर्णमाला किन संदर्भों में प्रयोग की जाती है? देखो दोस्तों, सबसे पहले इसके बेसिक सेंटेंस को आप तोड़ना सीख जाओ। यह बना है वर्ण से और यह बना है प्लस माला से, वर्ण प्लस माला से। आपको यह बात समझ में आ गई कि यह किससे बना है? वर्ण प्लस माला से। तो एक प्रश्न उठा कि यह वर्ण प्लस माला के योग से बना, संयोग से बना, वियोग से बना, मेल से बना, मिलाप से बना, ये भी प्रश्न उठता है। बेसिक्स क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। तो दोस्तों देखो, यह वर्ण प्लस माला के संयोग से निर्मित होता है, इसलिए इसे वर्णमाला कहते हैं। तो प्रश्न उठा कि सर संयोग आपने क्यों बोला, योग क्यों नहीं बोला? तो समझने की कोशिश करो। देखो दोस्तों, 3-4 वर्ड होते हैं। एक होता है संयोग। संयोग का मतलब क्या होता है? जो बिना परिवर्तन का जुड़ता है, जो बिना परिवर्तन के जुड़े उसे क्या बोलते हैं? संयोग बोलते हैं। जो बिना परिवर्तन के जुड़ जाए आपसे, वह जुड़ रहा है, यह जुड़ रहा है वर्ण प्लस माला, तो यह वर्णमाला ही बना रहा है। ऐसा नहीं कि यह दोनों जोड़ने के बाद कुछ नया वर्ड बना दे, ऐसा तो है नहीं ना। इसीलिए मेरे दोस्त, यह संयोग का परिणाम है। अभी मैं इसके आगे बात करूं, जैसे मान लो योग हो गया, मेल हो गया, मिलाप हो गया, जोड़ हो गया, यह सारा जब किसी भी सेंटेंस के साथ, जब किसी भी योग के साथ, प्रक्रिया के साथ जुड़ते हैं तो यह जुड़ने के बाद परिवर्तन पैदा कर देते हैं। इसीलिए यह क्या करते हैं? यह परिवर्तन के साथ जुड़ते हैं, यह परिवर्तन करते हैं। अब मैं आपको समझा रहा हूँ। अब बताओ मेरे को, वर्णमाला संयोग का, वर्ण प्लस माला के संयोग का परिणाम है या योग का परिणाम है? जैसे दोस्तों बताओ, 2 में 2 जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? 4 बन जाएगा ना। तो यह परिवर्तन कर दे रहा है दोनों को जोड़ने के पश्चात ना। इसलिए मेरी बात याद रखना, योग से हमेशा परिवर्तन होता है, मेल से हमेशा परिवर्तन होता है, मिलाप से हमेशा परिवर्तन होता है, लेकिन संयोग जो बिना परिवर्तन का जुड़ता है उसी को हम लोग तो संयोग बोलते हैं।
और संयोग से वर्ण प्लस माला का निर्माण होता है। मुझे नहीं लगता कि किसी भी भ्राता को या किसी भी बहन को किसी तरह से कोई भी दिक्कत अभी तक आया होगा। इसलिए आगे अब इस कॉन्टेक्स्ट को आपने समझ चुका कि वर्ण प्लस माला, अर्थात अब मेरी बात को समझना ध्यान से। यह वर्ण प्लस माला क्या है? यह क्या है मेरे दोस्त, ध्यान से सुनो। यह है वर्णों की माला। आपको तो समझ में आ गया कि सर आपने बता दिया कि वर्ण प्लस माला के योग से नहीं बना, वर्ण प्लस माला के संयोग से बना। सर संयोग का तात्पर्य होता है जो जुड़े लेकिन किसी प्रकार का कोई परिवर्तन न करे, उसे संयोग कहते हैं। और योग मतलब क्या होता है? जो परिवर्तन के साथ जुड़े। इसलिए यह परिवर्तन करते हैं, यह परिवर्तन करने वाला एक फलन है। यह मेल भी परिवर्तन करता है और यह मिलाप भी परिवर्तन करता है। इसीलिए यह परिवर्तन करने वाले शब्द हैं। इसीलिए वर्ण प्लस माला योग मेल मिलाप का परिणाम नहीं होता है, वर्ण प्लस माला संयोग का परिणाम होता है। और यह क्या कहलाती है? वर्णों की माला। अब प्रश्न उठा मेरी बात कि वर्णों की माला का सेंस क्या है सर? दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा होगा, यह सब आगे आएगा। वर्णों की माला का तात्पर्य होता है जैसे फूलों की माला, वर्णों की माला, पक्षियों का गुंज, पक्षियों का चहार, ये सारा चीज़ क्या है? जैसे वर्णों की माला का सेंस आपने क्या समझा? अगर मैं पूछूं कि वर्णमाला का मतलब क्या होता है? वर्ण प्लस माला किससे बना? संयोग से बना। किसके संयोग से बना? वर्ण प्लस माला के संयोग से। तो क्या बना? वर्णमाला। वर्णमाला को क्या कहते हैं? वर्णों की माला। वर्णों की माला में कौन सा समास है? तो दोस्तों याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। और वर्णों की माला में जो समास बनेगा वह बनेगा तत्पुरुष समास। तो मुझे लगता है आपको यह बात बड़ी स्पष्टता के साथ समझ में आ चुकी होगी कि सर पहली बार समझ में आया कि वर्णमाला में भी समास होता है। तो वर्णमाला किससे बना? वर्ण प्लस माला के संयोग से बना। वर्णों की माला क्या कहलाती है? वर्णमाला कहलाती है। वर्णमाला में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। तो इतनी चीज़ आपको अभी तक समझ में आई होगी। अभी मैंने कुछ बताया नहीं है। अब समझना एक बात को ध्यान से। देखो दोस्तों, अब इस बात को मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूँ और थोड़े से आपको एक नए अंदाज के साथ, नए प्रस्तुतिकरण के साथ आपको वर्णमाला, आप खुद ही इस प्रश्न का आंसर लिखने के लायक हो जाएंगे। इसलिए ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। देखो दोस्तों, वर्ण का मतलब क्या होता है? देखो दोस्तों, 3 प्रक्रिया होती है। इन तीनों प्रक्रिया को आज अगर समझ लेंगे तो कभी भी वर्ण प्लस माला को आप एक्सप्लेन करने में दिक्कत नहीं फील करेंगे। तो देखो ध्यान से सुनो। पहला होता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वर्ण का तात्पर्य क्या है? वैज्ञानिक दृष्टि से वर्ण का तात्पर्य क्या होता है? तो वैज्ञानिक दृष्टि से वर्ण का तात्पर्य होता है दोस्तों रंग। क्या होता है? कलर। आप लोगों ने पढ़ा होगा, वर्ण हम लोग पढ़ते हैं ना कि वर्ण विक्षेपण क्या है, फिजिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है कि जब किसी भी रेडिएशंस को किसी से पास किया जाता है या प्रिज्म से पास किया जाता है तो वर्ण विक्षेपण प्राप्त हो जाता है, जिसमें विविगोर प्राप्त होता है। तो सब पढ़ते हैं। तो उसी वर्ण का तात्पर्य क्या हो गया? रंग हो गया। अब देखो दोस्तों, वैदिक कालीन दृष्टि से, अगर वैदिक काल में जिस वर्ण का प्रयोग किया जाता था तो इस वैदिक दृष्टि से इस वर्ण का तात्पर्य क्या होगा? वैदिक दृष्टि से वर्ण का तात्पर्य होता था दोस्तों जाति से संबंधित होता था। आपको बात तो समझ में आ रही होगी अच्छे से। तो जब वैदिक दृष्टि से जाति कहा जाता था और वैज्ञानिक दृष्टि से रंग कहा जाता था तो एक और दृष्टिकोण पैदा हो जाता है, और वह दृष्टिकोण है दोस्तों व्याकरण दृष्टि से। व्याकरण की दृष्टि से वर्ण का मतलब क्या होता था? तो सर व्याकरण की दृष्टि से वर्ण का तात्पर्य होता था अक्षर। तो मुझे लगता है आपको वर्ण का मीनिंग समझ में आया थोड़ा मोड़ा कि सर आपने तो बहुत इसको ओपन किया है। तो वर्ण का तात्पर्य क्या होता था? वैज्ञानिक दृष्टि से रंग, वैदिक दृष्टि से जाति, व्याकरण की दृष्टि से अक्षर, और माला का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों माला का सेंस क्या होता है? माला का सेंस आपको समझ में आना चाहिए। माला का सेंस होता है समूह। यह समूह है। तो एक परिभाषा क्या बन के आई कि अक्षरों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। मुझे लगता है कि इस बेसिक सी परिभाषा को आपको समझने में किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो अक्षरों के समूह को क्या कहते हैं दोस्तों? वर्णमाला कहते हैं।
तो प्रश्न उठा कि सर वर्ण क्या है, वर्ण क्या है, वर्ण क्या है सर? वर्ण एक अक्षर है। वर्ण तो एक अक्षर ही है ना। तो अब समझिएगा ध्यान से, वर्ण जब एक अक्षर है तो किस प्रकार का अक्षर है? क्या वर्ण में अक्षर का खंडन किया जा सकता है? अब मेरे को बताओ दोस्तों, इस चीज़ को आप थोड़े समय के लिए भूलने की कोशिश करो। आप ये बताओ, इस वर्ण का मतलब रंग हो गया। ये बताओ, मैं जिस रंग का हूँ क्या मेरा रंग परिवर्तित हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्या मेरे रंग का खंडन कर सकते हो क्या? मैं गोरा हूँ, काला हूँ, नीला हूँ, भूरा हूँ, जो भी हूँ, जो भी कुछ हूँ, मान लीजिए मैं काला हूँ, अगर मैं काला हूँ तो कोई मुझे गोरा कर देगा क्या? नहीं। रंग का खंडन किया जा सकता है क्या? नहीं। जाति का खंडन, अगर मान लीजिए मैं उच्च कुल में मैं पैदा हो गया, अगर मैं उच्च जातियों में, मान लीजिए मैं किसी स्पेसिफिक कास्ट का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, किसी भी कास्ट में अगर मैंने पैदा ले लिया, तो जिस जाति में पैदा लिया, क्या उस जाति में लोग मुझे अलग करके किसी और जाति में करा सकते हैं क्या? आज के समय में संभव है, ठीक है, लोग एडॉप्ट कर लेते हैं बच्चों को। वो प्रक्रिया को मैं थोड़े समय के लिए आप लोग नज़रअंदाज करो। जाति तो चेंज नहीं हो सकती, नहीं हो सकती ना। इसीलिए वर्ण का मतलब समझ जाना क्या होता है। वर्ण वह चीज़ होता है जिसका खंडन न किया जा सके, जिसे तोड़ा ना जा सके, जिसे छोटे छोटे रूप में विखंडित न किया जा सके, उसी को वर्ण कहते हैं। और वर्णमाला क्या होता है? वर्णों का एक निश्चित व्यवस्थित क्रम में संबंधित एक समूह होता है। तो पहले वर्णमाला की एक बेसिक सी परिभाषा हमको पता चली। सर आपने तो बता दिया अक्षरों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, तो सर और क्या इसकी परिभाषा बन सकती है क्या? बिल्कुल, आगे देखते हैं क्या बनता है। अब ध्यान से समझिएगा, अक्षरों के समूह को बोलते हैं। अब समझना दोस्तों, वर्णमाला की एक नेक्स्ट परिभाषा के तहत हम जाते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे वर्ण क्या होती है। अब ध्यान से सुनना, वर्ण क्या होती है? वर्ण का तात्पर्य मेरे दोस्त होता है जिसका खंडन न किया जा सके, वह वर्ण है। अर्थात वर्ण का खंडन नहीं किया जा सकता है, जिसका खंडन न हो वह क्या कहलाता है? वर्ण है। अर्थात किसी एक अक्षर को आप तोड़ नहीं सकते हैं। जैसे मैं धीरे से समझाने की कोशिश करूं तो ध्यान से सुनना। क्या आप दोस्तों क को तोड़ करके ख बना सकते हैं क्या? पॉसिबल नहीं है। ग को तोड़ के बना सकते हैं क्या? नहीं सर। घ को तोड़ के बना सकते हैं क्या? नहीं सर। तो यहाँ क के बाद क्या आता है? ख आता है। ख के बाद क्या आता है? ग आता है। ऐसे आता है। इनको तोड़ना पॉसिबल है क्या? नहीं। इसलिए ये क्या है? वर्ण है, वर्ण। इसलिए वर्णमाला की संख्या हिंदी में कितनी मानी गई है दोस्तों? 52। वर्णमाला की संख्या कितनी है? 52 है। सब आगे एक्सप्लेन करते रहेंगे। अब ध्यान से सुनना, ये बताओ, जब हम लोग पढ़ते हैं तो ये बताओ, जैसे मैंने यहाँ लिखा क, फ, छ, ट, जो भी है ऐसे मैंने लिख दिया। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, यहीं से कॉन्सेप्ट की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। इस कॉन्सेप्ट को किस तरीके से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, ध्यान से समझिएगा। ये बताओ मेरे को आप, ये क के बाद ख आया, ख के बाद ग आया, ग के बाद घ आया, यहाँ पर क के बाद फ आया, फ के बाद छ आया, ट आया। ये सारे वर्ण तो हैं, लेकिन वर्णों को व्यवस्थित तरीके से कहाँ लिखा गया है? क के बाद ख कहाँ लिखा गया है? ख के बाद ग कहाँ लिखा गया है? ग के बाद घ कहाँ लिखा गया है? तो ध्यान से सुनना मेरे दोस्तों, जो चीज़ व्यवस्थित क्रम में एक दूसरे के पैटर्न पर आधारित हो, क के बाद ख ही आए, ख के बाद ग आए, ग के बाद घ आए, अर्थात एक निश्चित क्रम में सुव्यवस्थित तरीके से इसे अरेंज किया गया है। इसीलिए मेरे दोस्तों, यह वर्ण तो है लेकिन यह क्या है? व्यवस्थित क्रम में है। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? वर्णमाला बोलते हैं। अब मेरी बात सुनना दोस्तों, ये भी वर्ण है, ये भी वर्ण है, ये भी वर्ण है, ये भी वर्ण है, तो सर इसे वर्णमाला कहेंगे क्या? बिल्कुल मत कहना मेरे दोस्तों, क्योंकि यह वर्ण तो है लेकिन वर्णों का व्यवस्थित क्रम नहीं है। इसलिए वर्णों का जब व्यवस्थित क्रम नहीं होगा तो इसे हिंदी के अंतर्गत वर्ण समूह की संज्ञा दी जाती है। तो मेरे दोस्तों, आपको पता चला कि वर्ण समूह क्या है। वर्णमाला के अंतर्गत वर्ण समूह है, लेकिन वर्ण समूह के अंतर्गत वर्णमाला नहीं है। थोड़ा सा डेप्थ हो रहा है तो दिक्कत हो रहा है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए, हम देख लेते हैं क्या दिक्कत हो रही है मेरे भाइयों को। किसी तरह से कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं हो रहा है? अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हम थोड़ा इधर लिखने की कोशिश करते हैं। अब ध्यान से सुनिए, अगर दिक्कत हो रही है तो इसको इधर लिखते हैं थोड़ा सा। अब समझना थोड़ा सा इसी पॉइंट को इधर। मैंने कहा आपसे
कि जैसे मान लो दोस्तों ये क है, फ है, छ है, ज है, ये जो भी है ऐसे लिखा हुआ है। एक के बाद मैंने यहाँ लिखा क, ख, ग, घ, ऐसे मैंने लिखा। अब आप ही खुद बताइए दोस्तों, ये तो सब वर्ण ही तो हैं। वर्णमाला कितने प्रकार के होते हैं? 52। ये सब वर्ण ही तो हैं। अ, आ, छोटी बड़ी जो भी है पढ़ते हैं हम लोग, क, ख, ग, घ, घ, ये सब पढ़ते हैं ना। ये सब क्या है? वर्ण है। तो जब वर्ण है तो सर वर्णमाला किसको कहेंगे? वर्णमाला उसको कहेंगे मेरे भाई कि जो एक निश्चित क्रम में, देखो है कि नहीं है, क के बाद ख, ख के बाद ग, ग के बाद घ। तो यह वर्णों का क्या है? एक यहाँ पर कैसा क्रम दिख रहा है आपको? व्यवस्थित दिख रहा है। और व्यवस्थित के साथ कैसा है? क्रमबद्ध तरीके से है। जब वर्णों का यह पूरा क्या है? वर्ण है। तो जब वर्णों का व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह मिल जाता है तो उसे वर्णमाला कहते हैं। और जब वर्णों का अव्यवस्थित समूह मिल जाए, अर्थात वर्ण तो है लेकिन व्यवस्थित तरीके से नहीं लिखे गए हैं, तो दोस्तों इसे हम लोग हिंदी के तहत वर्ण समूह की संज्ञा दे देते हैं। और इस प्रक्रिया को हम लोग वर्णमाला की संज्ञा दे देते हैं। मुझे नहीं लग रहा है कि अब मेरे किसी भी बंधु, किसी भी बहन को कोई प्रॉब्लम हो रही होगी, क्योंकि यह टॉपिक्स थोड़ा सा जटिल होता है। हम लोग वर्ण वर्णमाला में अंतर नहीं कर पाते हैं। वर्ण क्या है? जिसका खंडन ही न किया जा सके। वर्ण को तोड़ नहीं सकते। क है तो क ही होगा, ख है तो ख ही होगा। इसलिए अगर वर्ण एक निश्चित क्रम में संबंधों के साथ जुड़े हुए हों, क के बाद ख, ख के बाद ग, व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह में जुड़ा हुआ हो, तो उसे क्या कह देंगे? वर्णमाला कह देंगे। मुझे लगता है अब किसी भी मेरे भाई को कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा और ये समझने में टॉपिक आसानी हुआ होगा। तो आइए दोस्तों, एक हम लोग साइंटिफिक परिभाषा के तहत हम लोग बात करें कि वर्णमाला क्या है। ये सब लोग उतार चुके होंगे, मैं मिटाने की कोशिश कर सकता हूँ, इरेज कर रहा हूँ। अब समझना दोस्तों ध्यान से, वर्णमाला की संख्या तो 52 है। सर ठीक है, तो वर्णमाला किसे कहते हैं? अब समझना, वर्णमाला से पहले एक चीज़ मैं बताऊँ आपको ध्यान से, तो थोड़ा सा आप समझ लेना। देखो दोस्तों, भाषा की बहुत सारी, भाषा को रिप्रेजेंट करने का माध्यम होता है, एक लिखित होता है और एक मौखिक होता है, और एक हम लोग अप्रत्यक्ष रूप से इसे न बोल सकते हैं, न बोल सकते, इशारों के माध्यम से दिखा सकते हैं। तो भाषा की ये भी एक इकाई है, भाषा को प्रदर्शित करने का एक ये भी एक माध्यम है। लेकिन हम जो वर्णमाला के अंतर्गत जिस भाषा का इस्तेमाल करेंगे, अब समझना मेरी इस बात को। देखो दोस्तों, एक होती है भाषा को लिखने के लिए हमें मुख्यतः 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक होती है लिखित भाषा और एक होती है मौखिक भाषा। मुख्य रूप से होती तो 3 है, लेकिन अभी हम 2 ही की बात करें, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। ये आगे आता, लेकिन इसका कॉन्टेक्स्ट अभी जुड़ेगा, इसलिए मैं उसको अभी समझा देना चाहता हूँ। ये मेरे को बताओ दोस्तों, लिखने के लिए सबसे पहले अगर मुझे कमल लिखना है तो सबसे पहले क्या चाहिए? क चाहिए ना। क क्या है? मेरा वर्ण है। तो लिखने के लिए सबसे पहले मुझे किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी? क की ज़रूरत पड़ी। इसलिए लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई, लिखित भाषा की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? तो इसको बोलते हैं दोस्तों वर्ण। लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण। दोस्तों मौखिक भाषा अर्थात बोलने के लिए हमें किस चीज़ की सबसे पहले ज़रूरत होगी? ध्वनि। क बोलेंगे तो पहले हमारे अंदर क की ध्वनि का बनना होना चाहिए। इसलिए मौखिक भाषा की छोटी इकाई क्या होती है दोस्तों? ध्वनि होती है। मुझे लग रहा है कि मेरे किसी भी बंधु को कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा होगा। तो बताओ मेरे भाई, आपको किसी तरह से कोई भी ऑब्जेक्शन अगर क्रिएट हो रहा है तो आप लोग करने की कोशिश अवश्य करिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। दोस्तों देखो, लाइट थोड़ी सी कट चुकी है, लेकिन फिर भी हम क्लासेस को स्टार्ट रखेंगे। किसी तरह का कोई भी अगर विजुअल में प्रॉब्लम आएगी तो आप लोग बताइएगा, ठीक है? अब समझने की कोशिश करते हैं। देखो दोस्तों, मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या बन गई? ध्वनि। लिखित भाषा की छोटी इकाई क्या बन गई? वर्ण। क्योंकि लिखने के लिए सबसे पहले हमें कमल लिखना है, मोहन लिखना है, तो पहले म चाहिए। म एक वर्ण है। लिखने के लिए सबसे छोटी इकाई वर्ण। बोलने के लिए सबसे हमको ध्वनि की जरूरत होगी, ध्वनि के बाद ही वर्ण आएगा। इसलिए मौखिक भाषा के बाद लिखित भाषा की शुरुआत मानी जाती है। इसलिए अगर भाषा का विकास सबसे पहले मौखिक रूप में हुआ, फिर यह लिखित हुआ, फिर इसे हम इशारों के माध्यम से प्रदर्शित करने लगे। तो इशारों की बात में अगर मैं बताऊं आपसे मेरे दोस्त,
तो इशारों के लिए मुझे एक बात याद आ गई, बिहारी की सतसई का पहला दोहा, कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात, आ भरे भवन में करत हैं नैनन हो सु बात। सभाएं भरी हैं, दो प्रेमी प्रेमिकाएं हैं, वो कैसे बात करें दोस्तों? वह लिखित रूप में तो बात नहीं कर सकते हैं, वो मौखिक रूप में बात नहीं कर सकते हैं, तो कर क्या सकते हैं मेरे दोस्त? अभिव्यंजना की क्षमता है, आँखों आँखों के इशारों से बात कर रहे हैं उस भरे भाव में। अपनी समस्त जो भी उनके अंदर इच्छाएं हैं और उस इच्छाओं को संकेतात्मक भाषा के तहत प्रयोग करके समझने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे खुद सोचो, भीड़ की सभा भरी है और उस भीड़ में दोनों प्रेमी भी आया हो और प्रेमिका भी आया हो और उसके घर के सब लोग भी आए हों, वहाँ चाह के भी हम बात कैसे कर सकते हैं? असंभव तो है। इसी को संभव बनाया एक और भाषा जिसको बोलते हैं अदृश्य भाषा, अर्थात मौखिक भाषा, लिखित भाषा और एक होती है सांकेतिक भाषा। तो उसको संकेतों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। सांकेतिक भाषा को अदृश्यमान भाषा भी बोल सकते हैं, जो दिखते नहीं, बस संकेत करके बोलते हैं। जैसे जो लोग हमारे भाई साहब या जो भी लोग, जो भी बहन लोग या जो भी लोग हैं, अगर जिनके पास बोलने की कला नहीं है, अर्थात जो लोग गूंगे व्यक्ति हैं, वो लोग कैसे बोलते हैं? संकेत के माध्यम से, इशारों के माध्यम से बात करके अपने सामानों को अपने स्तर तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि उन लोगों से ज़्यादा आज के समय में सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल इस भीड़ भरी सभा में किया जा रहा है, जहाँ प्रेमी और प्रेमिका दोनों उपस्थित हों। उस स्थिति में तो इसी का सहारा लिया जा सकता है, सांकेतिक भाषा का। तो सांकेतिक भाषा का वर्तमान में अनुप्रयोग बहुत बढ़ चुका है, लेकिन हम उस दुनिया से थोड़ा सा हटते हैं। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। तो दोस्तों, अगर पूछेगा कि देखो दोस्तों, मेरी बात ध्यान से सुनना। हम लोग अगर प्रश्न में, आपके एग्जाम में अगर पूछेगा कि वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आप ध्वनि को नहीं लिखेंगे। किसको लिखेंगे? वर्ण को। क्योंकि हम लोग वर्णमाला में सबसे ज़्यादा लिखने की कोशिश करते हैं, बोलने की कोशिश नहीं करते हैं। और ये पठन पाठन की प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा लिखने का काम होता है, ना कि बोलने का। इसलिए वर्ण को सबसे छोटी इकाई मानते हैं। अगर वो स्पेसिफिक रूप से कैटेगराइज करके अगर प्रश्न पूछे कि वर्णमाला में मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तब आप लिखेंगे ध्वनि। किसी तरह का कोई भी प्रश्न अगर आएगा तो आपसे छूटेगा क्या? मुझे लगता है कि आप नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि आप वही हैं जो अपने ऊपर बरसने वाले हजार बादल की गड़गड़ाहट को भी अपने अनुसार एक छोटा सा गड़गड़ाहट समझ करके स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, आपके पास तो सब कुछ है, प्राप्ति करने के लिए आसानी से आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। इसलिए आप इसको डाइजेस्ट बस कर लीजिएगा अपने अंदर, निश्चित ही आप सफलता को चूमने के लायक हो जाएंगे। तो मुझे लगता है इतने में आपको किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ होगा कि लिखित भाषा और मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। ये बात समझ में आ चुकी होगी। अब आते हैं मेरे दोस्तों, ये जो जितने भी पॉइंट अभी तक हमने कवर किया उसको एक साथ कवर करने की कोशिश करते हैं। तो वर्णमाला की सबसे पहली डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे? ध्यान से सुनिएगा। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो सबसे पहली परिभाषा क्या बनाएंगे? आप खुद बनाइए। पहले टेक्निकल परिभाषा से लिखने की कोशिश करेंगे। वर्णों के सुव्यवस्थित, धन्यवाद कि लाइट भी आ चुकी। वर्णों के सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। मुझे लगता है आपको समझ में आ चुका होगा, को वर्णमाला कहते हैं। दोस्तों, अब बताओ किसी तरह की आपको पीडीएफ की क्या रिक्वायरमेंट है? मैं तो खुद यहाँ फुलफिल करता हूँ, पहले समझाता हूँ टॉपिक्स को कि आप खुद लिखने लायक हो जाए। जब मैं यहाँ लिखूँ तो आप अगला अक्षर बोलो। अगर मैं जैसे के तहत बात करूँ तो किसको कहेंगे वर्णमाला? तो ध्यान से सुनिए। क, ख, ग, घ, यह क्या है? एक व्यवस्थित क्रम में है, इसलिए हमारे पास क्या प्रदर्शित करती है? वर्णमाला। अगर यही चीज़ जैसे ऐसे लिखा होगा क, प, च, छ, ये सब क्या है? वर्ण तो है, लेकिन सर व्यवस्थित क्रम में ना होने के कारण यह क्या बन जाता है? वर्ण समूह बन जाता है। मुझे लगता है इसमें भी कोई दिक्कत
आपको नहीं हुआ होगा। तो वर्णों के सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। दूसरा इसका डेफिनेशन देखिए दोस्तों, ध्वनि भी होती है इसका और वर्ण भी होता है। तो एक वर्णों को मैंने यहाँ ले लिया, अब मैं ध्वनि को ले लूँ तो ध्वनि के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ये भी तो प्रश्न बन सकता है, क्योंकि ये भी तो एक वर्णमाला की इकाई है ध्वनि, इसलिए इसको भी लिखेंगे, को वर्णमाला कहते हैं। मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब मैंने बताया था शुरू में ही कि वर्ण प्लस माला शब्द से बना है। एक वर्ण का मतलब होता है व्याकरण की दृष्टि से अक्षर। तो अगला पॉइंट क्या लिखेंगे कि अक्षरों के समूह को क्या कहते हैं दोस्तों? वर्णमाला कहते हैं। आप लोग लिख लीजिएगा पूरा, ये नहीं कि आप भी ऐसे ही नोट्स में लिख दीजिएगा, ऐसा नहीं है। इतनी ज़्यादा लापरवाही नहीं करना है आपको, हमको कोर्स को कंप्लीट करना है थोड़ा, इसलिए हम थोड़ा सा शॉर्ट करने की कोशिश नहीं करते हैं, आपको पूरी तरह से समझाने की कोशिश करते हैं। अगला पॉइंट क्या लिखेंगे आप? वर्णमाला में वर्णमाला का तात्पर्य क्या होता है? वर्णों की माला जिसमें कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। आपको बात तो अच्छे से समझ में आ चुकी होगी कि वर्णमाला का मतलब होता है वर्णों की माला, और वर्णों की माला का सेंस क्या है? तत्पुरुष समास। मुझे लगता है समझ में आ रहा होगा आपको बहुत अच्छे से, किसी तरह का कोई दिक्कत अभी तक नहीं हुआ होगा। बोलो मेरे फ्रेंड्स, नहीं हुआ है ना? तो अब आगे बढ़ें टॉपिक्स को, तो ध्यान से सुनिएगा। जब इतना चीज़ हो ही गया तो आगे आते हैं, टॉपिक्स को कनेक्ट करते हैं। वर्णमाला आपको समझ में आ चुका है, किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो वर्णमाला कितने होते हैं सर? 52 होते हैं। वर्णमाला में देखो दोस्तों, अगर सिर्फ एक वर्ड को हटा देंगे तो वर्णमाला का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। देखो दोस्तों, सिर्फ सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ये दोनों हटा दीजिए तो यह वर्णमाला की हत्या हो जाएगी। हत्या करना है तो इसको हटा दीजिए। यह सिर्फ वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, गलत हो जाएगा। आपके क्वेश्चन में बार बार आएगा कि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, गलत है। वर्णों के सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। बात तो समझ में आ चुकी ना? आप खुद सोचिए कि घर पे हम लोग डेली वर्णमाला का प्रयोग करते हैं कि नहीं करते हैं? अब मेरे को आप खुद बताइए। पहले आपके घर में देखो, किसी भी सब्जेक्ट को जीवन से जोड़ के पढ़ना सीख लो। सक्सेस आपका सच में आपके चरण को आकर के निश्चित ही चूम के जाएगी। ये मेरा वादा है, ये मेरा दावा भी है। जैसे इसको ध्यान से सुनो, आपके घर में कोई गेस्ट आते हैं, मेहमान घर पे आ रहे हैं, और मेहमान आते हैं तो पहले आप खाना देते हैं कि पहले आप पानी पिलाते हैं? बताइए मेरे को। पहले आप चाय, ब्रेड, नमकीन या जो भी कुछ है आपके पास, उस चीज़ से पानी पिलाएंगे, या पहले बोलेंगे खाना खाइए तब आइए चाय पीजिए? ऐसा तो नहीं है। उसका भी एक ऑर्डर है, एक क्रम है कि सबसे पहले उस मेहमान का स्वागत किस रूप में करेंगे। तो सबसे पहले मेहमान के स्वागत के लिए एक ऑर्डर बना हुआ है, एक व्यवस्थित क्रम बना हुआ है कि सर इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा। इसीलिए हर चीज़ इसीलिए हम वर्णमाला से उनका स्वागत करते हैं। पढ़ लो ना ऐसे हिंदी, क्या जा रहा है आपको? वर्णों के सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। उनके सामने हम सर वर्ण को रखते हैं, उनके सामने। अगर मान के चलो किसी बंदे ने पहले क दिया, मान के चलो पहले फ दे दिया, मतलब पहले खाना दे दिया फिर पानी पिला दिया, तो वह वर्ण समूह, उसने भी वर्णों को प्रदर्शित किया उनके सामने, लेकिन वह वर्ण समूह दे दिया। उसकी बदनामी हो जाएगी कि यार कैसा नालायक है कि पहले खाना खिलाता है, फिर चाय पिलाता है, फिर बिस्किट से पानी पिलाता है। तो ये बदनामी का सेंस है। इसलिए यहाँ बदनामी का सेंस क्या है कि अगर एग्जाम में आप वर्ण समूह को मार के आएंगे तो आपकी बदनामी क्या हो जाएगी? कट गया नंबर, काम खत्म, तैयारी फेल। इसलिए वर्णों के सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह, जहाँ भी ऑप्शन आपको दिखेगा उसको आप लोग ट्रिक करिएगा, आपका 1 नंबर बन जाएगा। मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आइए दोस्तों, मुझे लगता है इतने में कोई दिक्कत नहीं समझने का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा। तो वर्णमाला ये चीज़ हो गया। ध्वनि के समूह को भी वर्णमाला कहते हैं, क्योंकि मौखिक भाषा की छोटी इकाई क्या है? ध्वनि है। लिखित भाषा की छोटी इकाई क्या है? वर्ण है।
अक्षर मैंने समझाया था, अक्षरों के समूह को भी वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला वर्णों की माला, वर्णों की माला का सेंस क्या है, इसमें कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। अब समझिए वर्णमाला के भेद, ठीक है, वर्णमाला के भेद, और इस टॉपिक को थोड़ा सा डिटेलिंग करेंगे अच्छे से। वर्णमाला के भेद, वर्णमाला के भेद, टाइप्स ऑफ अल्फ़ाबेट। देखो दोस्तों, वर्णमाला का मुख्यतः दो ही भेद होता है। किशोरीदास वाजपेयी ने साहित्यिक दृष्टि से एक अन्य वर्गीकरण किया था, और वह अन्य वर्गीकरण क्या है, अयोगवाह का। अयोगवाह मतलब सोच लीजिए एक तरह से आवारा टाइप के होते हैं, वो ना तो स्वर होते हैं ना तो व्यंजन होते हैं। इसीलिए हमने इसको बांटने के क्रम में 3 क्रम में मैं इसको बांटूंगा। एक तीसरा क्रम होगा, आप लोग अपने नोट्स को बिल्कुल ऐसे ही ड्रा करिएगा, क्योंकि जो हम बना रहे हैं ये साइनॉप्सिस फॉर्म में है। एग्ज़ाम के पहले इसको उलाट के चले जाइएगा बस, तो आप एग्ज़ाम को भी उलाट सकते हैं। तो सबसे पहला है स्वर। क्या है दोस्तों, स्वर। दूसरा क्या है, व्यंजन। और तीसरा क्या है, अयोगवाह। अयोगवाह। इसलिए वर्णमाला के कितने भेद, 3 भेद। अयोगवाह का विभाजन किसके आधार पर, किशोरीदास वाजपेयी के आधार पर। थोड़ा सा डेप्थ होगा, इतना नाम मत याद रखिएगा कि किसने कहा। अब समझिए पूरे कॉन्सेप्ट को। यहाँ पर स्वर का मतलब क्या होता है, रटना नहीं है। स्व का यह किससे बना है, स्व प्लस र शब्द से बना है। यस सर। स्व का मतलब क्या होता है दोस्तों, स्वतंत्र होना होता है, स्वतंत्र होता है। बोलो मेरे भाई, किसी को भी कोई भी दिक्कत अगर हो रहा होगा तो वो मुझे अवश्य इसको स्पष्ट करने की कोशिश करेगा कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। बताओ मेरे भाई, स्वर का मतलब क्या होता है, स्व। स्व का मतलब क्या होता है, स्वतंत्र। र का मतलब क्या होता है, ध्वनि। आ गया ना। अर्थात इसका मतलब क्या निकला कि जिसका उच्चारण स्वतंत्र पूर्वक होता है, स्वतंत्र पूर्वक होता है, वह क्या है, स्वतंत्र है, स्वर है। अब इसको अप्लाई करना। घर में कोई ऐसा मालिक जरूर होगा घर का जिसको बोलते हैं, जो घर को पूरा होस्ट करता हो, घर को पूरा डील करता हो, घर का पूरा प्रशासन चलाता हो, एडमिनिस्ट्रेशन उसके हाथ में हो। वह स्वतंत्र होता है, उसके इशारे पर सब लोग चलते हैं। इसलिए यह चलेंगे तो इसके इशारे पर। इसलिए स्वर क्या हुआ, बाप, और व्यंजन क्या हुआ, हम लोग, बच्चे, बहू, बहन, माँ, यह सब क्या है, पिताजी के इशारे पर सब लोग चलता है। पिताजी घर में आ गए, अगर लगा दिए कि 9 बजे के बाद कोई नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। वो जा सकते हैं 11 बजे, हम नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने एक ऑर्डर लगा दिया। इसलिए स्वर क्या है, स्वतंत्र है, जिसका उच्चारण स्वतंत्र पूर्वक होता है। अर्थात इसका सेंस क्या है, यह किसी अन्य वर्ण पर आश्रित नहीं होता है। इसी को बोलते हैं स्वर। आपको बात बड़ी अच्छे से समझ में आ चुकी होगी कि स्वर का सेंस होता है जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। बात समझ में आई क्या? अब ध्यान से सुनना, एक अगला बात यहीं पर है। स्वर के भेद हम सब पढ़ेंगे ओष्ठ की प्रकृति के आधार पर, ठीक है। जिह्वा की प्रकृति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, यह सारा प्रकार तो हम लोग करेंगे। मध्य स्वर कौन सा होता है, अग्र स्वर कौन सा होता है, पश्च स्वर कौन सा होता है, सब डिटेल में बात करेंगे। पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं ना, तो कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएंगे आपको। अब ध्यान से सुनना। व्यंजन यह बना है मेरे दोस्तों 2 शब्दों से, एक बना है बी और एक बना है प्लस अंजन शब्द से। किससे? अंजन शब्द से। बी का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना। बी का मतलब होता है कमी। बी का मतलब क्या होता है, अभाव। समझ में आया? अंजन का मतलब क्या होता है, स्वर।
आपको बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब बात को ध्यान से सुनना, रटना मत। बी का मतलब सर आपने कमी क्यों बताया? बी का मतलब हमने कहीं नहीं सुना कमी। सुन लो ना भाई, यहां मैंने लिखा योग। योग का मतलब क्या हो गया? मिलन। इसी के सामने मैंने लिख दिया बी योग, बिछड़ाव, कमी। जैसे जब कृष्ण भगवान जब गोपियों को छोड़ करके जब चले गए थे, तो कृष्ण के साथी उद्धव से गोपियां क्या कहती हैं? उद्धव कौन ब्रज को वासी। जब ब्रज की नगरी छोड़ करके चले जाते हैं कुछ समय के लिए, तो क्या बोलते हैं? उद्धव कौन ब्रज को वासी। ये वियोग था गोपियों का, क्योंकि उनको छोड़ के जा रहे हैं कृष्ण। इसलिए बताओ दोस्तों, जिस कृष्ण ने अपनी बंसी की धुन पर गोपियों को मोहित किया था, वही कृष्ण पहले योग कराया, और गोपियां जब उनका भजन करने लगी तो उसी गोपियों को छोड़ करके गए। तो पहले योग हुआ, और जब छोड़ करके गए तो क्या हुआ? वियोग हो गया। तो वियोग में किसी की कमी होती है ना, किसी का अभाव होता है ना। जब दोस्तों, जब श्री राम की पत्नी सीता का रावण द्वारा जब लंका में हरण करके लेके गया था, तो उस समय राम को इतनी तक समझ नहीं थी। वह जंगल में घूमते घूमते गए और वहाँ के जंगल के पक्षियों से पूछने लगे, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तू देखी सीता मृग नैनी। तुमने कहीं सीता को देखा है क्या? हे खग हे मृग, कहीं खरगोश से पूछ रहे हैं, कहीं हिरन से पूछ रहे हैं अपने सीता जैसी मृग नैनी को। इसीलिए तो जब सीता का स्वयंवर हो रहा था, तो सीता ने अपने अंगूठी के माध्यम से भगवान राम का रूप निहार रही थी। इसीलिए राम के रूप निहारत जान की कंगन के नग की परछाई। इस कंगन के नग की परछाई से राम के रूप को निहार रही थी। तो यह क्या था? योग का मिलन था। और इसके पहले जब लंका में गए तो उस समय योग नहीं था, वियोग था, जब सीता लंका में जा चुकी थी। तो इसलिए बी का मतलब आपको समझ में आ चुका होगा, कमी, अभाव। अर्थात यह इसके पास हमेशा किसका अभाव रहता है मेरे दोस्तों? स्वर का अभाव रहता है। अर्थात ऐसे वर्ण जिसमें हमेशा किसका अभाव होता है, इसको क्या लिख सकते हैं? ऐसे वर्ण जिसमें स्वर का अभाव रहता है, जिसमें स्वर की कमी महसूस होती है, जिसमें स्वर की कमी महसूस होती है। अर्थात ध्यान से सुनना, जब भगवान श्री राम को सीता की कमी महसूस हो रही थी, सीता के अभाव में व्याकुल थे कि नहीं थे, तो यह व्यंजन भी स्वर के अभाव में व्याकुल होगा कि नहीं होगा? हो गया। इसलिए इस अभाव को पूरा कौन कर सकता है? जिसकी कमी है वही तो पूरा कर सकता है। अर्थात ऐसे वर्ण जिसमें स्वर की कमी हो, अर्थात ऐसे वर्ण जो स्वर की सहायता से उच्चारित होते हैं उसे व्यंजन कहते हैं, और ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र उच्चारित होते हैं उसे स्वर कहते हैं। बात को हवा लगी क्या मेरे दोस्तों? किसी भी तरह से कोई दिक्कत आपको समझने में नहीं दिक्कत हुआ होगा? तो व्यंजन का मतलब आपको समझ में है क्या? पूरी वियोग की पूरी कॉन्सेप्ट व्यंजन से जुड़ा हुआ है। इसलिए व्यंजन हमेशा वियोग में रहता है, कमी महसूस करता है। किसकी? राधा की। किसकी? उनकी, सीता जी की। इसीलिए देखो, कभी कभी योग का परिणाम और वियोग का परिणाम, जब मीराबाई भगवान श्री कृष्ण के भजन में इतनी संलिप्त हो चुकी थी कि लोगों को ऐसा लगा कि यार ये क्या, मेरा भाई कुल नासी रे, ये तो कुल को नाश देगी। क्यों नाश देगी? क्योंकि उन्होंने बस एक ही कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। ओ माई गॉड, जिसका हस्बैंड जीवित हो वह बार बार ऐसा बोला है कि तुम कौन हो? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। इसलिए अगर मीराबाई की खुशी का रिजल्ट क्या था? श्री कृष्ण का मिलन, श्री कृष्ण से योग कर रही हैं, तो मीराबाई का दूर होना उसके हस्बैंड के लिए क्या बन गया? वियोग बन गया। इसलिए व्यंजन में बी का मतलब वियोग होता है, कमी होता है, अभाव होता है। किसका? स्वर का। इसलिए व्यंजन का सेंस क्या निकल के आता है दोस्तों? ऐसे वर्ण जिसमें स्वर की कमी होती है, अर्थात जो स्वर की सहायता से आगे बढ़ते हैं, जो स्वर की सहायता से
उच्चारित होते हैं। आपको बात तो समझ में आ चुकी होगी कि वर्ण क्या, स्वर क्या है और व्यंजन क्या है। जो स्वर की सहायता से उच्चारित होते हैं उसे हम लोग व्यंजन कहते हैं। जो स्वर क्या होता है, जिसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, वह क्या कहलाते हैं दोस्तों, आपको समझ में आ चुकी होगी। तो दोस्तों अगला कॉन्सेप्ट है अयोगवाह। अयोगवाह को थोड़ा समझते हैं, इसी के बाद क्लास को ब्रेक करते हैं। तो समझिएगा अयोगवाह क्या है। अयोगवाह यह न तो स्वर और ना ही व्यंजन होते हैं। ठीक है, बस इसको इतना ही पे रोकिएगा और इसमें हम अनुस्वार और विसर्ग की चर्चा करेंगे। तो इसलिए अनुस्वार और विसर्ग का कॉन्सेप्ट अगले दिन स्टार्ट करते हुए हम स्वर को समाप्त करके व्यंजन को समाप्त करते हुए कल वर्णमाला समाप्त कर देंगे। तो धन्यवाद मेरे दोस्तों, गुड नाइट, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।